हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आईआरटी पॉलिटेक्निक यानी टोटल आईआरटी के हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक के लिए भी ये पॉलिटेक्निक के लिए भी उपयोगी है, तो पॉलिटेक्निक के जो भी छात्र है वो भी देखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आईआरटी का हमने विगत वर्ष पिछले वर्ष के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व किया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके देखिए उसको। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। साइंस के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आईआरटी में पूछा गया क्वेश्चन, पिछले साल का पेपर है। बल की सीजीएस मात्रक बताइए। तो सबको पता है डाइन इज करेक्ट आंसर, डी डाइन होता है। बल का जो सीजीएस यूनिट होता है वो डाइन होता है। बल का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ठीक है। किलोग्राम जो होता है आपका वो द्रव्यमान की यूनिट होती है, और किलोग्राम भार जो होता है आपका वह भार की यूनिट होती है। और 1 किलोग्राम भार इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, बल की जो सीजीएस यूनिट होती है वह डाइन होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। और दोस्तों के साथ वीडियो को आप शेयर करिए, अच्छे से शेयर करिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए राइट आंसर क्या होगा। चित्र में ए और बी के बीच तुल्यांकी प्रतिरोध क्या होगा? वीडियो को रोकिए, उसके बाद सॉल्व करिए। ऑप्शन दिया है 2, 1, 1.5, 2.5। प्रतिरोध को हम 3 तरीके से जोड़ सकते हैं। सीरीज में जोड़ सकते हैं, पैरेलल में जोड़ सकते हैं, और मिश्रित क्रम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में जोड़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे सीरीज को पैरेलल समानांतर जोड़ा गया है, पैरेलली जोड़ा गया है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है। 1/r1 तो 2 दिया है तो 1/2 हो जाएगा। ये r1 हो जाएगा आपका, ये r2 हो जाएगा। r2 बराबर 2 ओम दिया है, r1 बराबर भी 2 ओम दिया है। तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल कितना होगा? 1 होगा। तो 1/r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/1 होगा। तो r इज इक्वल टू कितना होगा? तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 1। r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 ओम। कितना? 1 ओम। तो यहाँ पे राइट आंसर बी को जाता है हमारा। कितना को? बी को जाता है। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे। चलिए अब आप क्वेश्चन आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताएंगे एकदम। यहाँ पे 3 ओम का है प्रतिरोध जोड़ा गया है, बना दे रहा हूँ अच्छे से, ध्यान दीजिए। 3 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया, 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया, और 7 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया। इसका तुल्यांकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइएगा कितना होगा। ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। तो यहाँ पे आर क्या वैल्यू क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 3 ओम, 2 ओम, 7 ओम को सीरीज में जोड़ा है, तो आप बता दीजिएगा। मैं बता भी दिया कि सीरीज में जोड़ा गया है, हालांकि आपको पहचानना होता है। चलिए मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। सीरीज में जोड़ने के लिए पहले का अंतिम सिरा दूसरे के प्रथम सिरे से, दूसरे का अंतिम सिरा तीसरे के प्रथम सिरे से, और यही सीरीज चलता रहता है, तो वो सीरीज में जोड़ा जाता है। पैरेलली में ये होता है कि पैरेलल में मैं कोई रेजिस्टेंस जोड़ दिया, और सबको एक नोड से अटैच कर दिया, दूसरे सिरे को एक नोड से अटैच कर दिया, एक टर्मिनल से जोड़ दिया, तो यह मेरा पैरेलल जॉइंट कहलाता है। और इन दोनों को मिला के अगर मैं जोड़ा सीरीज बना रहा हूँ, सॉरी, इन दोनों प्रतिरोधों को मैं मिक्स्ड करके बना रहा हूँ कि कुछ रेजिस्टेंस, कुछ प्रतिरोध तार हैं जो कि सीरीज में जोड़े गए हैं और कुछ पैरेलल में जोड़े गए हैं, तो वो मिक्स्ड होते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे इस चैनल पे तो वादा करता हूँ कि लाइव क्लासेस चालू कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन क्या है? एक भारी नाभिक, हाइड्रोजन का नाभिक है, मूलभूत कण है, धनावेशित कण है, उपरोक्त सभी। देखिए जो प्रोटॉन होता है वह परमाणु का मूलभूत कण होता है। नाभिक में एग्जिस्ट करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी। नाभिक में किसी भी परमाणु के निर्माण के लिए 3 मूलभूत कणों की आवश्यकता होती है।
एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, तो आप समझ रहे होंगे। तो प्रोटॉन आपका पॉजिटिव कण होता है, सही बात है, धनावेशित कण होता है, सी इज करेक्ट आंसर। ओके, ये मूलभूत कण है, यस, परमाणु के बनाने में सहायक होता है तो मूलभूत कण है। और भारी नाभिक का नाइट्रोजन है, यस, तो यहाँ पे डी इज करेक्ट आंसर होगा। प्रोटॉन जो होगा उपरोक्त सभी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन सामने हैं, आईआरटी का पूछा हुआ, डी घनत्व वाले जल के पृष्ठ से एच ऊंचाई पर दाब कितना होता है। दाब क्या होता है? अदिश राशि। दाब क्या होता है? तो दाब अदिश राशि होता है। दाब होता क्या है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री में यानी कि अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। ये कोई मेरा सरफेस है, इस सरफेस के अलांग अगर 90 डिग्री पे कोई फोर्स लग रहा है एकांक एरिया पे, 90 डिग्री पे अगर एरिया का मान होगा 1 यूनिट, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, तो वह मेरा दाब हो जाएगा। दाब हमेशा 90 डिग्री पे ही एग्जिस्ट करता है, यानी कि 90 डिग्री पे ही लगाया जाता है, यानी कि 90 डिग्री पे ही लगता है। तो यानी कि अगर किसी भी दाब को, अगर दाब जहां भी आएगा वहां पे 90 डिग्री जरूर आएगा, हमेशा 90 डिग्री पे ही दाब लगेगा। आप बोलोगे कि मान लीजिए सर ये कोई सरफेस है, मतलब तल है, इस तल के अलॉन्ग मैंने ये फोर्स लगा दिया और यहाँ से इसका मान है 45 डिग्री, तो यहाँ पे दाब नहीं होगा। तो हमने बोला कि ऐसे दाब होगा, तो मैंने बोला कि इसको दो भागों में तोड़ दीजिए। तो ये थीटा की जो वैल्यू थी आपका 45 डिग्री था, तो हमने कहा कि ये दो भागों में आप तोड़ दीजिए। आप इसको दो भागों में तोड़िए, आप इसको दो भागों में तोड़ दीजिए, तो इसकी जो वैल्यू होगी कितना होगी बताइए। तो सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने पी न्यूटन का फोर्स लगाया है इस पे, तो इसको दो भागों में तोड़ दिया, तो ये हो जाएगा मेरा पी का 45 और ये जो हो जाएगा मेरा पी साइन 45। तो यहाँ पे साइन 45, पी साइन 45 मेरा उस समय पे 90 डिग्री पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो आप कहेंगे कि यस लग रहा है। तो पी साइन 45 डिग्री को वहां पे हम दाब मानेंगे, दाब की परिमाण, दाब की मैग्नीट्यूड को मानेंगे, पी साइन 45 को। पी साइन 45 इज राइट आंसर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? ऊंचाई के। पी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? घनत्व के। दोनों को जब मर्ज कर देंगे तो पी डायरेक्टली समानुपाती होगा एच और डी के। जब समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो P इज इक्वल टू एच डी जी, जहां पे G जो होगा गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है। पृथ्वी के लिए 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो P इज इक्वल टू रो जी एच के तुल्य, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सॉल्व करिए इसे आप। किसी पिंड का द्रव्यमान दुगुना है, वेग को आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ mv स्क्वायर होता है, पहला इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी 1 हो गया, काइनेटिक एनर्जी 2 को निकालेंगे तो कितना होगा? हाफ m का जो मान होगा यहाँ पे 2m हो जाएगा, और v की जो मान होगा v/2 बोल रहा है, आधा कर दिया जाए तो v/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर हो जाएगा, कितना होगा? हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर बाई 4 होगा। यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे वी स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर बाई 4 आ जा रहा है, इसकी वैल्यू 1/4 आ जा रहा है, और इंटू mv स्क्वायर हो जा रहा है, तो हाफ हो जा रहा है, यानी कि आधा हो जा रहा है। तो ए इज करेक्ट आंसर, यहाँ पे ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर से देखिए सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आप सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हाफ mv स्क्वायर होता है, ओके होता है। बोल रहा है कि m जो है 2m हो गया, तो 2m रखेंगे, और बोला कि जो v है वो 1/2 हो गया, 1/2 v हो गया। तो अब m की जगह पर 2m रख दीजिए और v की जगह पर 1/2 v रख दीजिए, यानी कि v/2 रख दीजिए। तो अब रखिए, तो 1/2 को छोड़ दीजिए, m की जगह पर कितना था? 2m था, ओके। अब v की जगह पर v/2 था, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा? v/2 का स्क्वायर करिए। चलिए सॉल्व करिए। 1/2 होगा, यस। 2m होगा, यस। यहाँ पे v स्क्वायर बाई कितना होगा? 4 होगा, ओके। ये 2 जो है, इस 2 से इस 2 को काटिए तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हाफ m को छोड़ दीजिए, क्योंकि हाफ m तो लेना ही लेना है,
और यहाँ पे m हो जाएगा और यहाँ पे v²/2 हो जाएगा। तो आधा हो गया कि नहीं, ये 2 आ रहा है तो आधा हो गया कि नहीं हो गया। ये पहले 1/2 mv² था पहले, और अब आ रहा है 1/4 mv², 1/4 mv²। तो 1/4 1/2 का आधा है कि नहीं आधा है, तो आधा है, तो ए इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत हुआ तो पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आईआरटी का पूछा हुआ क्वेश्चन, कॉपर पेराइट का सूत्र कितना होता है। तो कॉपर पेराइट का सूत्र जो होता है डियर CuFeS2 होता है। कॉपर पेराइट का यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा आपको जाएगा, किसको जाएगा आप बताइए। कॉपर पेराइट CuFeS2, कॉपर और आयरन का ओर है एक तरह से। तो ओर मतलब अयस्क जिसे बोलते हैं, जैसे कोरंडम हो गया, कोरंडम एल्युमिनियम का अयस्क होता है, कोरंडम एल्युमिनियम का अयस्क होता है। जैसे एल्यूमिना हो गया Al2O3 एल्युमिनियम का अयस्क होता है, तो ऐसे ही ये भी अयस्क है। मैग्नेटाइड, हेमेटाइड, ये लौह अयस्क है, मतलब आयरन के अयस्क है, ओर है, जिससे मेटल को निकाला जाता है। दिस इज कॉल्ड ओर, अयस्क। ठीक है, तो कॉपर पेराइट का जो सूत्र होता है डियर, वो CuFeS2 होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है और उसका फार्मूला क्या होता है। कॉपर सल्फेट का फार्मूला मतलब रासायनिक सूत्र और उसका कलर कैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आईआरटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और मैं पीछे सॉल्व करा चुका हूं, आप वीडियो देखे होंगे तो जरूर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए सॉल्व करिए इसे। आईआरटी का पूछा हुआ क्वेश्चन, जब लोहे की कील पर जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, कि ना घटेगा कि ना बढ़ेगा, या कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर। वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। चलिए मैं आशा करता हूं आप सॉल्व कर लिए हैं। सॉल्व करते हैं। लोहे की कील को जब जंग लग जाएगी, मान लीजिए ये कोई लोहे की कील है। लोहे की कील किस चीज का बना होता है, Fe आयरन का बना होता है, और ये किसी अयस्क से निकाला गया होगा, जैसे फेराइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, ये जो कि लोहे के अयस्क होते हैं, मैं बता चुका हूं आपको। तो इसमें आयरन Fe होगा, तो इस Fe को मैं निकाल दिया हूं, तो फिर यह उसी ओर में, उसी अयस्क में कन्वर्ट होना चाहेगा, तो ये प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, और जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगा, और जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसका वजन बढ़ेगा कि घटेगा, आप बता सकते हैं। तो इसका वजन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, कि लोहा जो होता है एयर में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके उस पे रेड ऑक्साइड बनाता है, लॉल ऑक्साइड बनाता है, जिसे बोलते हैं फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, जो कि विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो कि आयरन के ऑक्साइड कहलाते हैं। और इनको हम आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में रस्ट बोलते हैं, RUST, जिसे देसी लैंग्वेज में जंग बोलते हैं, मोर्चा बोलते हैं जिसे, मोर्चा, जंग। इसके लगने का कारण जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, नमी होता है, क्योंकि नमी H2O होता है और उसमें भी ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, पानी में भी ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। इस कारण लोहे पे जंग लगने से उसका वजन बढ़ जाता है। ये इस करेक्ट आंसर आईआरटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए ओके, हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वीडियो पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए। घरेलू तौर पर पानी को मृदु, सॉफ्ट, नरम, पीने योग्य बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। वास्तव में यह क्या होता है। देखिए सोडा का फार्मूला आप दो तरीके से पढ़े होंगे, एक खाने का सोडा NaHCO3 10H2O, और एक होता है आपका धावन सोडा, जिसका फार्मूला होता है Na2CO3। मैं लिख दे रहा हूं, एक होता है NaHCO3, और क्रिस्टलीय फॉर्म लेंगे तो 10H2O हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक होता है Na2CO3, ये खाने वाला सोडा है, बेकिंग पाउडर जिसे बोलते हैं। और ये जो होता है वो हमारा धावन सोडा जिसे बोला जाता है। तो घरेलू तौर पे जो पानी होता है उसको मृदु बनाने के लिए दोनों में से किसी एक का यूज किया जाता है, लेकिन किसका, आप बता सकते हो इसका राइट आंसर। तो वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, आपको 7-8 सेकंड दे रहे हैं हम। डियर, आशा करता हूं आप सॉल्व कर चुके होंगे। देखिए इसका राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। जी हाँ, सोडियम कार्बोनेट, मैं फार्मूला भी लिख दिया था, Na2CO3।
Na2CO3 और क्रिस्टलीय रूप इसका लेंगे तो उसका फार्मूला हो जाएगा Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O। यह IRT में पूछा गया था कि सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है। ऑप्शन में था Na2CO3, ऑप्शन में था Na2CO3 10H2O, ऑप्शन में था Na2CO3 5H2O, ऑप्शन में था इनमें से कोई नहीं। तो आप किसको टिक करेंगे? तो हम टिक करेंगे Na2CO3 into 10H2O। Na2CO3 10H2O इज राइट आंसर और दिस इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट। बी इज करेक्ट आंसर। और यूज क्या है इसका? तो जल को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 10H2O का यूज किया जाता है। पानी में डाल को पानी को उबाल दीजिए, जो भी पानी में हैवी मेटल्स हैं वह दूर हो जाएंगे। कैसे दूर हो जाएंगे? कि अस्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार की कठोरता होती है, हमको पता है। किसमें? जल में। किसमें? जल में। तो जल की अस्थाई कठोरता जो होती है, जल की जो अस्थाई कठोरता होती है और जल की अस्थाई कठोरता होती है, उसमें से अस्थाई कठोरता जो होती है जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है, सबको पता है। ध्यान दीजिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है, जबकि जो अस्थाई कठोरता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट के कारण होती है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 10H2O इज राइट आंसर। घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। यह वास्तव में Na2CO3 10H2O होता है, जिसका फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट। याद करिए, रटिए, एकदम एग्जाम में पूछा गया है और उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक में भी ये प्रश्न 1-2 साल छोड़ छोड़ कर रिपीट हुआ है कई बार। ज़्यादा जब स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो पढ़ाने में अच्छा लगता है। तो आप दोस्तों को जोड़िए और ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे तो पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। 3-3 घंटे 4-4 घंटे का वीडियो एक ही वीडियो में पूरा प्रोवाइड हो जाएगा। बस दर्शक होने चाहिए देखने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। जब अगला वीडियो आएगा तो उसमें अच्छे से इसका सोल्यूशन कराया जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने में अच्छे से इस पर कई क्वेश्चन बने हैं तो हम लोग सॉल्व करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए ताकि अच्छे से क्लासेस चले हम लोगों के और डेली कंटेंट आए, मतलब डेली लेक्चर आए, आपको डेली प्रश्न पत्र जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए। अभी एग्जाम का अभी होने का कोई दिक्कत, अभी डेट कुछ आया नहीं IRT का एग्जाम का, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहीं तक क्वेश्चन थे, तो आप इसका राइट आंसर बताइए। अगला लेक्चर जो आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, यहीं से स्टार्ट होगा। आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर चैनल आपको समझ में आ रहा है, लग रहा है कि हाँ ये पढ़ा सकते हैं हम अच्छे से, यहाँ से हमको बेनिफिट होगा, लाभ होगा, तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए। ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह चैनल आपके एग्जाम के लिए सच में दिल से मैं जितना मैं जानता हूँ कि कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और मेरे सर भी हैं केमिस्ट्री के, तो आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे तो वो भी आएंगे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हम उनसे कल बात किए थे तो वो बोल रहे हैं कि जब ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे तभी वो पढ़ा सकते हैं। तो केमिस्ट्री के सर भी आ जाएंगे, तो फिजिक्स और मैथ हमारे हाथ में है। तो आप दोस्तों के साथ फैलाइए, वीडियो को अच्छे से शेयर करिए, स्टूडेंट्स को जोड़िए डेली बेसिस पे ताकि आपको वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िए। कोई भी दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को पूछिए। जय हिंद, जय भारत।